हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड वीडियो सीरीज। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है गाइडलाइंस और नोटिंग। सबसे पहले नोट, व्हाट आर द रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल कॉल्ड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ नोट विच यू शुड रिमेंबर। बाकी नोट के अंदर होता क्या क्या है, एक तो प्रेसी होती है नोट के अंदर प्रीवियस पेपर्स की, प्रेसी ऑफ प्रीवियस पेपर्स। इसके अलावा एनालिसिस होता है नोट में। इसके अलावा फाइनेंशियल या लीगल इम्प्लीकेशन हो सकती है। इसके अलावा सजेशन हो सकते हैं, सजेशंस विद जस्टिफिकेशंस, फाइन। और इसके बाद फाइनल डिसीजन भी नोट के अंदर ही होता है। ये मैंने चीज़ें इसलिए लिखी हैं सो दैट यू मे लर्न दीज थिंग्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है कि नोट के अंदर यही चीज़ें होती हैं। नोट को कौन रिकॉर्ड करता है? भाई कोई भी ऑफिसर रिकॉर्ड करता है, डीलिंग ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। फिर डीलिंग ऑफिसर ने जिसको सबमिट किया हो वो अपना नोट भी उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब है नोटिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइन है। नोट को किस पे रिकॉर्ड करना है? भाई नोट को नोटशीट पे रिकॉर्ड करोगे ना। नोट किस किस पर्पज से लिखा जाता है? तो नोट दो पर्पज से लिखा जाता है, या तो आपको डिसीजन लेना हो या फिर फॉर इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है सिर्फ, ताकि आपके हायर ऑफिसर की नॉलेज में वो चीज़ें आ जाएं। तीसरी चीज़, नोट जो है वो कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लेंदी नोट नहीं होना चाहिए, मतलब नोट को रिकॉर्ड करते हुए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। लेंदी नोट अवॉइड करना है। वर्बेटिव रिप्रोडक्शन, एज इट इज़ जो रिसीट में लिखा था एज इट इज़ उसको उठा के छाप दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली एक समराइज वर्जन लिखना चाहिए, उसको कंसाइज करके उसकी प्रेसी बनानी चाहिए। इसके बाद अगर कोई नोट पुटअप हुआ है और उसके बाद कोई ऑफिसर उसके ऊपर नोट अपना रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो भाई पीछे जो बात हो गई है उस बात को रिपीट ना करके बेसिकली टू द पॉइंट बात कहने की आप खुद क्या कहना चाह रहे हो। वट एवर ही प्रपोजेस टू मेक विदाउट रिटरेटिंग द ग्राउंड ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस नोट्स, यानी पहले जो ग्राउंड बन चुका है उस चीज को रिटरेट करे बिना अपने प्रपोजल टू द पॉइंट रखना है। अगर तो लाइन ऑफ एक्शन से ऑफिसर जो है वो अग्री करते हैं तो कोई नोट उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना साइन मारो और छोड़ दो उसको, फिर नेक्स्ट हायर ऑफिसर अपने आप देखे उसको। और अगर कोई डिसीजन डिफरेंट लेना है कि नोट में कोई और डिसीजन हो रखा है, नोट में दे रखा है कि येस वी शुड अलाउ द पर्सन एंड द ऑफिसर जिसके पास वो फाइल गई है ही इज ऑफ द व्यू कि नहीं ही शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है, ये डिसीजन लेना है, तो ही कैन चेंज द डिसीजन बाय गिविंग रीजंस। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले, इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। तो ही मे डू सो बाय गिविंग रीजन फॉर ए डिसीजन, अपने डिसीजन का रीजन देते हुए वो फाइल के ऊपर जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज फाइल के अंदर एक रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है, दिस इज रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स, और उसके अंदर एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, और नोट बनाने वाला पर्सन जो है वो उसके अंदर पर्टिकुलर किसी पैरा को रेफर करना चाह रहा है, तो भाई नोट के अंदर लिख दो कि भाई मैं रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स का ये वाला पैरा नंबर 2 को रेफर करते हुए ये कहना चाहता हूँ। हाँ, तो बजाय इसके कि उस पैरा 2 को एज इट इज यहाँ पे छाप दो, आप सिर्फ उस चीज को रेफर कर सकते हो कि भाई खाली रेफर कर दो। सिमिलरली किसी एक्ट या किसी रूल या किसी गाइडलाइन की कोई चीज आप कोट करना चाह रहे हो, तो भाई उसको फ्लैग करके रेफरेंस करके अपने कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में लगा दो, बजाय इसके कि पूरा एक्ट जो है अपने नोट पोर्शन में छाप दो। बट स्टिल अगर उसका कोई रेलेवेंट पोर्शन बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, तब उसके अंदर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस एक्ट का, रूल का या गाइडलाइन का वो रेलेवेंट पोर्शन। नेक्स्ट, अगर सेक्रेटरी या मिनिस्टर तक फाइल जानी है तो भाई या तो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स अवेलेबल हो फाइल के अंदर जिससे कि पता चल जाए कि हाँ भाई पूरा केस जो है वो ये है, या फिर जो लेटेस्ट नोट है, लास्ट नोट है, वो सेल्फ कंटेन्ड नोट ही हो। अगर ना तो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है फाइल के अंदर और जो लेटेस्ट नोट था वो कंप्लीशन में नहीं था, वो आधा अधूरा नोट था, तो सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जो फाइल है वो ऐसे नहीं जाएगी। सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जब फाइल जाएगी तो उसके अंदर इट मस्ट कंटेन अ सेल्फ कंटेन नोट। ठीक है, इट मस्ट कंटेन अ सेल्फ कंटेन नोट। और उस सेल्फ कंटेन नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहें, एक तो रेलेवेंट फैक्ट्स पूरे केस से रिगार्डिंग, फिर अगर इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस किया है तो
उनके व्यूज, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे पास व्यूज आए उनके कमेंट्स और एनालिसिस वटेवर। ठीक है, उसके बाद सेल्फ कंटेन नोट इज प्रिपेयर्ड जब हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उनकी एडवाइस, उनका ओपिनियन या फिर कंकरेंस मांग रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की एडवाइस, उनका ओपिनियन या उनकी कंकरेंस अगर मांग रहे हैं तो भी एक सेल्फ कंटेन नोट बनेगा। तो किस टाइप का नोट बनेगा? तो एक सेल्फ कंटेन नोट बनेगा। और उस सेल्फ कंटेन नोट को मिनिमम किस लेवल पे अप्रूवल होना चाहिए? मिनिमम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे अप्रूवल होना चाहिए, जेएस लेवल अप्रूवल, तभी वो जो सेल्फ कंटेन नोट है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इजीली। इसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शनल नोट के बारे में। सेक्शनल नोट क्या होता है? जब कोई पेपर अंडर कंसिडरेशन, जब कोई पीयूसी या फिर कोई एफआर, कुछ भी इस तरीके की चीज़ आपके पास आई है जिसको आपको डिटेल में एनालिसिस करना हो, और डिटेल में एनालिसिस इस तरीके से कि उसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स जो है वो पॉइंटेड आउट है, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर आप एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाना चाह रहे हो, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना चाह रहे हो, तो जब इस तरीके की चीज़ों की, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसको कि अलग अलग एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है, तो सेक्शनल नोट बनाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली एमओपी के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सेंटेंस जरूर पढ़ना है। व्हेन अ पेपर अंडर कंसिडरेशन रेजेस सेवरल मेजर पॉइंट्स, तो जब सेवरल मेजर पॉइंट्स हो और सबको ही डिटेल एग्जामिनेशन की नीड है, एंड रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स, हर चीज के लिए अलग ऑर्डर निकलेगा, तो हर पॉइंट पे नोटिंग की जाएगी इन सेक्शनल नोट्स। तो इस तरीके के नोट के अंदर क्या होगा? एक मेन नोट होगा जिसके अंदर की वो चीज़ें लिस्टेड होंगी कि भाई इन चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और फिर ये जो इन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, उन चीज़ों के ऊपर जो सेक्शनल नोट बने होंगे वो इस फोल्डर के नीचे, यानी इस नोट के नीचे एक अलग फोल्डर के अंदर सेक्शनल नोट्स होंगे, 1 2 3 4 5, हर सेक्शन के ऊपर अलग अलग नोट। ठीक है, इसके बाद है, अगर सपोज कि आपने नोट पुटअप कर दिया, या फिर इसके अंदर इस पर्टिकुलर पीयूसी के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर कोई एरर आपने पकड़ लिया उसके अंदर, तो और उसको आपको काउंटर करना है। ठीक है, इसके अंदर या फिर नोट के अंदर ही अगर आपको काउंटर करना है कि आपने कुछ लिखा, फिर आपके हायर ऑफिसर को लगता है कि कोई पॉइंट काउंटर होना चाहिए, तो द लैंग्वेज शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल रिमार्क एंड द ऑब्जर्वेशन शुड बी कोर्टियस। ठीक है, और इसके बाद कैबिनेट कमिटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमीशंस कमिटीज, इन सब के लिए, इन सब को मैंने इसलिए पढ़ दिया कि ऑप्शन के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो इन सब के लिए जब नोट पुटअप होता है तो उसका जो फॉर्मेट है, द फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वेबसाइट, वहां से फॉलो होगा। इसमें से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। जितने भी स्टाफ है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सब या तो ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक यूज करेंगे। नोट को नंबरिंग देनी है, नंबर्ड पैराग्राफ्स होने चाहिए 2 3 4 5, और नोट के अंदर जो पैराग्राफ्स है उनको टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल टू पैराग्राफ्स। किन केसेस के अंदर? या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर पॉलिसी केसेस के अंदर। इन दोनों केसेस के अंदर अगर नोट बन रहा है तो उस नोट के पैराग्राफ्स को टाइटल्स दिए जा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन नोट कब यूज करना चाहिए? अगर आधे पेज से कम ही लिखना पड़ रहा है तो, और अगर आधे पेज से ज्यादा है तो फिर उसको प्रिंट ही करना चाहिए। अदरवाइज हैंड रिटन नोट जो है वो अदरवाइज तो अवॉइड करने चाहिए, बट आपको लगता है कि बस नीचे मेरे को 2 ही लाइनें लिखनी है तो दे कैन बी हैंड रिटन, क्योंकि आधे पेज से कम ही है। और दूसरी चीज, नोट को जो है बोथ साइड्स ऑफ द नोट शीट प्रिंट करना चाहिए, खाली वेस्ट नहीं करनी चाहिए जगह। उसके अलावा नोट शीट के ऊपर 1 इंच का मार्जिन हर तरफ से छोड़ के रखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा दिखता है, बट इसलिए क्योंकि वियर एंड टियर हो जाता है फाइल का कुछ टाइम के बाद, तो कॉर्नर से पेजेस फट जाते हैं, तो नोटिंग भी फट जाएगी अगर 1 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो। इसलिए ऑफ अबाउट स्मॉल मार्जिन ऑफ अबाउट 1 इंच। अगर आप ई ऑफिस यूज कर रहे हो तो भाई नोट को रिकॉर्ड करने से पहले फाइल खोलनी पड़ेगी। फाइल चाहे इलेक्ट्रॉनिक खोलो चाहे फिजिकल खोलो। फिजिकल फाइल तब खोली जाती है जब उसके ऊपर फिजिकली नोट लिखा जाएगा, लेकिन फाइल नंबर तो आप ई ऑफिस से जनरेट करोगे, इसलिए ई ऑफिस की जरूरत है फिजिकल फाइल को खोलने के लिए भी। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग अ नोट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। इलेक्ट्रॉनिक फाइल के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऐड ग्रीन नोट या फिर येलो नोट। ठीक है, ग्रीन या फिर येलो।
येलो नोट इज एक्चुअली रफ नोट, और इट गेट्स कंफर्म्ड एंड बिकम्स ग्रीन नोट। ये तो सबको पता ही है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करने वाली है कि जब ग्रीन नोट कंफर्म किया जाता है तो वहां पर डिटेल्स ऑफ द नेम एटसेट्रा ऑफ द ऑफिसर हु कंफर्म्स अपीयर ऑन द ग्रीन नोट, यानी कि जो ऑफिसर येलो से ग्रीन नोट पे को कंफर्म कर रहा है उस ऑफिसर के नाम वगैरह, नाम, डेजिग्नेशन, उसकी डिटेल्स वहां पर आ जाएंगी कि किसने इस नोट को कंफर्म करा है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑफिसर्स कि ई फाइल के अंदर नोट को डिजिटली साइन करना DSC के थ्रू, इट इज मैंडेटरी बिफोर फॉरवर्डिंग द फाइल्स। ठीक है। और ई साइन को यूज करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर जो है वो उसके आधार से लिंक होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर इस तरीके से आएगा कि ई साइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इट इज रिक्वायर्ड कि इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर उसके आधार से लिंक्ड हो। ठीक है, क्योंकि आधार का नंबर डाल के फिर मोबाइल पे OTP आने के बाद उसके ऊपर ई साइन किए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम होता है। नेक्स्ट देखो, ई फाइल के अंदर स्टैंडर्डाइज वन लाइन क्विक नोटिंग का भी प्रोविजन होता है। इसको यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, एक्सेप्टेबल इंफॉर्मेशन है। अब ई फाइल के अंदर एक यूजर से दूसरे यूजर पर कुछ चीजें डेलीगेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन 3 तरीके का है। एक तो सिग्नेटरी, दूसरा है सेक्रेटेरियल, और तीसरा अथॉरिटी। इसको नाम से पढ़ के ही पता चल रहा है कि सिग्नेटरी इज सिग्नेचर करने वाली डेलीगेशन, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस मतलब कि असिस्ट करने वाली डेलीगेशन, और अथॉरिटी की यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी की डेलीगेशन। तो इन तीनों के अंदर फर्क क्या है ये यहाँ पर बताया हुआ है, इसको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। सिग्नेटरी डेलीगेशन हो चाहे कोई सी भी डेलीगेशन हो, यूजर जो है वो अपने ही लॉगिन से लॉगिन करेगा अपने ई ऑफिस अकाउंट के अंदर, अपने ही लॉगिन आईडी से। ठीक है, अपने ही DSC टोकन को यूज करेगा वो, क्योंकि डेलीगेशन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि एक अकाउंट का जो एक्सेस है वो दूसरे को दे दिया गया है। एक्सेस उनको अपने ही अकाउंट से करना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ पर्सन A एंड दिस इज अ पर्सन B, तो B पर्सन ने अपनी कुछ पावर A को डेलीगेट किया है, तो ए पर्सन जब अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करेगा तो वो अपने ही यूजर आईडी और पासवर्ड से करेगा, ना कि B पर्सन के यूजर आईडी और पासवर्ड से। ठीक है, और ये चीज तीनों के लिए अप्लाई होती है। नेक्स्ट, सिग्नेटरी डेलीगेशन के अंदर कौन से राइट्स हैं? रीड, राइट और सेंड, क्योंकि उसके पास सिग्नेटरी डेलीगेशन है, यानी कि वो अपने DSC यूज करके साइन कर सकता है। तो रीड, राइट और सेंड तीनों की के राइट्स उसके पास हैं। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के अंदर रीड और राइट का तो है, रीड और राइट का तो है, सेंड करने का राइट सिर्फ फिजिकल फाइल्स के से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल से रिलेटेड सेंड करने का राइट सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अथॉरिटी डेलीगेशन। अथॉरिटी डेलीगेशन, जब अथॉरिटी डेलीगेट हो गई तो रीड, राइट, सेंड तीनों राइट्स इसके पास हैं अथॉरिटी डेलीगेशन में। उसके बाद है जब सिग्नेटरी डेलीगेशन होने के बाद यूजर जो है किसी भी नोट पर या फिर किसी भी चीज पर अगर सिग्नेचर करता है तो उस डिजिटल सिग्नेचर के अंदर दोनों नाम आएंगे, पर्सन A का भी और पर्सन B का भी। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ A + B दोनों का साइन आएगा। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में केवल B का साइन आएगा कि जिसका चार्ज डेलीगेट हुआ है, A का नाम नहीं आएगा, और इसके अंदर सिर्फ B का नाम आएगा, सॉरी इसके अंदर सिर्फ A का नाम आएगा। ठीक है, टू हुम चार्ज इज डेलीगेटेड, तो यानी A को चार्ज डेलीगेट हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेशन है, कंप्लीट अथॉरिटी की डेलीगेशन है, तो सिर्फ जब साइन होगी DSC से तो A का नाम आएगा। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस में क्योंकि सिर्फ असिस्टेंस लेने के लिए डेलीगेशन किया गया है तो एक्चुअल काम तो B ही कर रहा है, तो इसलिए B का नाम आएगा, और सिग्नेटरी में दोनों का नाम आएगा। मूवमेंट हिस्ट्री के अंदर दोनों की मूवमेंट मतलब दोनों के नाम लिखे जाएंगे कि फाइल किसके पास है, और अगेन मूवमेंट हिस्ट्री के अंदर सिर्फ जिसका चार्ज डेलीगेट हुआ है उसी का नाम आएगा, उसी का नाम दिखेगा, यानी खाली B का नाम दिखेगा। और अथॉरिटी डेलीगेशन में मूवमेंट हिस्ट्री में दोनों का नाम दिखेगा, A + B। अब सिग्नेटरी डेलीगेशन, दिस डेलीगेशन इज ऑलवेज रेस्पेक्ट टू द ऑफिसर बट नॉट स्टाफ, ये ऑफिसर टू ऑफिसर ही डेलीगेट होती है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जो है वो ऑफकोर्स स्टाफ के सामने मतलब पर्सनल स्टाफ जो भी अटैच होगा उसके सामने ये डेलीगेशन होगी, यानी उसके साथ डेलीगेशन होगी। और जो अथॉरिटी डेलीगेशन है वो जनरली लिंक ऑफिसर्स वगैरह के बीच में डेलीगेशन होती है।
दिस डेलीगेशन इज विद रेस्पेक्ट टू द लिंक ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो भाई इनके जो कीवर्ड्स हैं वो याद कर लेना। 3 तरीके की डेलीगेशन हमने देखी, ये ऑफिसर लेवल पे, ये पर्सनल स्टाफ लेवल पे, और ये लिंक ऑफिसर लेवल पे। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स इसके अंदर आप जरूर इसको नोट डाउन कर लो कि भाई किसमें रीड राइट सेंड की कंप्लीट राइट्स हैं, किसके अंदर सिर्फ सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के अंदर तो सिर्फ सेंड वाले राइट्स जो है वो फिजिकल फाइल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल के लिए नहीं है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब देखो, सपोज आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन आती है और ये पुटअप करना है डीलिंग ऑफिसर को, तो डीलिंग ऑफिसर इसके अंदर क्या एग्जामिन करेगा? 3 चीजें हैं। अगर तो लाइन ऑफ एक्शन ऑब्वियस है, या फिर क्लियर प्रेसिडेंट है, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन आप ऑलरेडी डिस्पोज कर चुके हो कुछ डिसीजन लेके, या फिर हायर ऑफिसर ने उसके ऊपर कुछ रिमार्क लिख दिया है कि इसी तरीके से केस को रिजॉल्व करना है। तो इन तीनों केसेस के अंदर नो इलैबोरेट नोट। इसके अलावा बाकी के केसेस के अंदर क्या करना है? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी कहानी लिखी है उस चीज को देखोगे कि सारी स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है। मिसिंग डेटा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई? मिसिंग डेटा को ढूंढो सोर्सेज कंसर्न से। ठीक है, और यूजिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग कैटेगरी ऑफ फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग। इसके बाद हमारे सेक्शन के अंदर, यानी कि जिस सेक्शन का डीलिंग ऑफिसर पार्ट है उस सेक्शन के अंदर जो भी रेलेवेंट डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस चीज को मेंशन करना है। फिर एक नोट बनाना है। ठीक है, नोट कैसे बनाना है? बेस्ड ऑन फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग, मतलब कि केस जो है वो पॉलिसी का केस है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का केस है या फिर मेरे लिए फिर रूटीन टाइप का केस है, उस हिसाब से एक नोट बनेगा। नोट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियरली पॉइंट आउट करना है, और उसके बाद एक्ट या रूल या कोई भी पर्टिकुलर ओएम या कुछ भी इस तरीके का इंस्ट्रक्शन जो भी अवेलेबल है जो कि रेलेवेंट है केस के लिए, वो सब वहां पे लगाए जाएंगे। फिर कोई प्रेसिडेंट है, उससे रिलेटेड केस है तो प्रेसिडेंट लगाना है। सब कुछ लगाने के बाद एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, सजेशन देना हो सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आप 2-3 कोर्स ऑफ एक्शन भी बता सकते हो कि भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है हमारे पास। फिर आप बताओगे कि इन ऑप्शंस को चूज करने की अथॉरिटी किसके पास है, दैट मीन्स अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन, वो बताओगे। और क्योंकि नोट जो है वो डीलिंग ऑफिसर लिख रहा है तो इसलिए वो लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करेगा विद फुल डेट, इस तरह से। ठीक, और अगर नोट सेक्रेटरी या मिनिस्टर तक जाना है, वैसे तो जनरली भी नोट के नीचे मतलब साइन करने के बाद इतनी जगह छोड़नी चाहिए, यानी 1/4 ऑफ पेज तो छोड़ना ही चाहिए। बट अगर मिनिस्टर और सेक्रेटरी के पास जा रहा है नोट तो ये कंपलसरी ही है कि इसको छोड़ना ही है इतनी जगह पे। नेक्स्ट, ई फाइल के अंदर अलग से साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। जब फाइल जो है वो मूव करती है तो वो ऑटोमेटिकली डेट और टाइम के साथ और नाम के साथ ऑटोमेटिकली ही जाती है ना। अब डीलिंग हैंड ने सेक्शन ऑफिसर को नोट पुटअप कर दिया, तो सेक्शन ऑफिसर के पार्ट के ऊपर क्या है कि फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग लगाई है या नहीं लगाई है डीलिंग हैंड ने, वो देखेंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट यूज हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, उस चीज को देखा जाए। अगर यूज हो सकती है तो वो यूज कराओ। और तीसरा, उस नोट को इवेलुएट किया जाए कि भाई सारे रेलेवेंट फैक्ट्स वगैरह आ गए हैं। अगर उस नोट से वो अग्री करते हैं तो राइट साइड में अपना सिग्नेचर करेंगे विद डेट, मंथ एंड ईयर। अदरवाइज उसके ऊपर एक अपना नोट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिग्नेचर इज टू बी रबर स्टैम्प्ड, सिग्नेचर के बाद अपना स्टैंप लगाना है उसके ऊपर। किसको? एसओ को। आफ्टर डीलिंग हैंड सबमिट द नोट टू एसओ। एसओ के बाद नोट जाएगा ब्रांच ऑफिसर को। ब्रांच ऑफिसर के बाद डीएस डायरेक्टर यानी कि डिविजनल हेड को, और फिर जेएस को। तो किसी भी लेवल पे जा रहा है, जरूरी नहीं है कि जेएस तक जाए, क्या पता यहीं तक आके खत्म हो जाए, क्या पता यहीं तक आके भी खत्म हो जाए। तो जिस मर्जी के पास जाए, उन ऑफिसर्स का काम क्या है अब उसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपनी टीम के साथ कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर कोई नया या फिर कॉम्प्लेक्स मैटर आ गया है तो। ठीक है, तो नया कॉम्प्लेक्स मैटर आने पर ब्रांच ऑफिसर, डिवीजन इंचार्ज या फिर जेएस विंग डिस्कस। तो डिस्कस करने के लिए कौन सा नोट होता है? एक डिस्कस नोट होता है।
तो डिस्कस नोट जो है वो किस तरीके के केसेस में होता है भाई? रूटीन केसेस में तो डिस्कस नोट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, तो या तो वो पॉलिसी केस हो या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग केस हो। पीछे हमने पढ़ा था कि पॉलिसी केस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग केस के अंदर जो नोटिंग होती है, उस नोटिंग के अंदर पैराग्राफ्स को ब्रीफ टाइटल दिया जा सकता है। तब भी हमारे पैराग्राफ्स, तब भी हमने यही दो केसेस पढ़े थे, है ना? पॉलिसी केस और प्रॉब्लम सॉल्विंग केस के अंदर पैराग्राफ्स को ब्रीफ टाइटल दिया जा सकता है। डिस्कस नोट भी इन्हीं दोनों केसेस के लिए यूज किया जाता है, और डिस्कस नोट होने के बाद जब उसके ऊपर क्लियरेंस हो गया, सब सीनियर ऑफिसर्स जो है वो अग्री कर गए कि हाँ भाई यही कोर्स ऑफ एक्शन ले लेते हैं, तो डिस्कस नोट जो है फेयर किया जाएगा डीलिंग हैंड से। ठीक है, डीलिंग हैंड या फिर डीलिंग ऑफिसर विल फेयर दिस डिस्कस नोट। ओके, तो डिस्कशन के बाद डीलिंग ऑफिसर का क्या काम हुआ? डीलिंग ऑफिसर का काम हुआ कि एक सेल्फ कंटेन नोट बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाना है। डिस्कस नोट पे जो भी चीजें हुई उसके अंदर रेलेवेंट एक्ट वगैरह, उसके अंदर बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम बताना है, प्रेसिडेंट बताने हैं, रेलेवेंट एक्ट वगैरह बताने हैं, वट एवर। ठीक है, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के लिए रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट हुई है, इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब है लेवल ऑफ डिस्पोजल और चैनल ऑफ सबमिशन। जब भी कोई केस आएगा तो डिपार्टमेंट के अंदर वो एग्जामिन हुआ, उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन होगा, उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो सबमिट होगा, उनका अप्रूवल होगा और उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चैनल ऑफ सबमिशन की और लेवल ऑफ डिस्पोजल। इन दोनों की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर होनी चाहिए, वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन क्लासिफाइड केसेस के केस में ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर ना हो तो ही ठीक है। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर चैनल ऑफ सबमिशन और लेवल ऑफ डिस्पोजल बताना चाहिए, प्रेस्क्राइब करके रखना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का केस कौन से चैनल ऑफ सबमिशन से डिस्पोज होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। Every department will review instructions on level of disposal and channel of submission at least once in 3 years. Okay, तो यानी ये दोनों चीजें these must be reviewed. Once in 3 years. Okay, और जो चैनल ऑफ सबमिशन है हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो के अंदर, नॉट पिछली वाली वीडियो के अंदर, लास्ट मिनट रिवीजन की जो मेरी सीरीज है उसके अंदर टाइमलाइंस की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर एमओपी की सारी टाइमलाइंस मैंने बताई है। उस टाइमलाइन के अंदर मैंने बताया है कि चैनल ऑफ सबमिशन और लेवल ऑफ डिस्पोजल 3 साल में एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, और चैनल ऑफ सबमिशन मैक्सिमम होना चाहिए 4 का ये मतलब हुआ कि अगर फाइल मिनिस्टर तक जानी है तो वो फाइल कहाँ से इनिशिएट हो, तो वो फाइल डीएस या फिर डायरेक्टर लेवल से इनिशिएट होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले काम करेंगे। डीएस डायरेक्टर लेवल को उनका ब्रांच ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर और बाकी का स्टाफ जो है वो उनको असिस्ट करेगा नोट बनाने में या फिर फाइल को इनिशिएट करने में, उनको कंप्लीट असिस्टेंस देंगे। ठीक, ये है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड ही और शी कैन फॉर्म इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कौन बना सकता है? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। दिस इज द एक्सेप्टेबल इंफॉर्मेशन। और वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम क्यों बनाएंगे? टू एड्रेस क्रॉस कटिंग इशूज। क्रॉस कटिंग इशूज यानी कि इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के इशूज हो सकते हैं, या फिर ऐसे इशूज जिसके अंदर की अलग अलग टाइप के डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो एक ही इशू। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो है उनको एड्रेस करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी टीम बना सकते हैं। इसके बाद किसी भी रीजन की वजह से अगर लेवल जंप करना पड़ गया कि जो चैनल ऑफ सबमिशन था उसमें से एक लेवल जंप करना पड़ गया, तो जब वो केस वापस आएगा ऑन इट्स रिटर्न, यानी केस जाते हुए एसओ यूएस, सपोज डीएस उस टाइम पे थे नहीं तो
डीएस का लेवल जो था वो जंप कर दिया और जीएस के पास चली गई फाइल, तो फाइल डिसीजन के बाद रिटर्न आते हुए ये इंश्योर किया जाए कि वो उस लेवल पर आए, यानी जो लेवल जंप करा था उस लेवल से ही वापस आए। ठीक है, will pass through all the levels jumped over, who in suitable cases could resubmit the case for reconsideration। अगर डीएस को लगता है कि भाई मेरा लेवल तो जंप हो गया था जाते टाइम, फाइल के जाते टाइम, बट आते टाइम उनको लगता है कि भाई कुछ पॉइंट जो है वो रिकंसिडर किए जाने चाहिए, तो ही कैन रीसबमिट द केस। तो जिसका लेवल जंप हुआ होगा ही कैन रीसबमिट द केस इफ नेसेसरी। ठीक है, ये बॉक्स देख लेते हैं। इन ई फाइल सेंडिंग मार्किंग आर फ्लेक्सिबल, सिस्टम अलाउज यूजर टू सेंड अ रिसीट फाइल टू एनी अदर यूजर्स, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है। फिजिकल फाइल जो है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, फिजिकल फाइल विच इज मार्क्ड टू अनदर ऑफिसर हैज टू बी रिसीव्ड बाय हिम। देखो फिजिकल फाइल जब इनबॉक्स के अंदर आती है तो उसको चेकबॉक्स करके उसे रिसीव करना पड़ता है कि फिजिकल फाइल वैसे तो डेस्क पर आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल यानी ई ऑफिस के अंदर तो उसको रिसीव दिखाना पड़ेगा ना। तो जो अप्रोप्रिएट ऑफिसर है जिनके पास भी फिजिकल फाइल आई है तो वो अप्रोप्रिएट बटन से उसको फिजिकल फाइल को रिसीव करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ ई फाइल के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई फाइल तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट यूजर के इनबॉक्स के अंदर वैसे ही दिखा देता है। अब है नॉर्मल प्रोसीजर या रूल से अगर डेविएशन होता है तो, यानी कि कब डेविएशन हो सकता है, किसी को अनड्यू हार्डशिप हो रही है तो उसके लिए रूल्स रिलैक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर नॉर्मल प्रोसीजर से डेविएट कर रहे हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजंस रिकॉर्ड किए जाए कि डेविएशन क्यों था। ठीक है, क्यों रूल से डेविएट किया गया। नेक्स्ट है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन एंड टू ऑब्विएट रिपीटेड रिकैपिचुलेशन। बार बार एक ही चीज को रिपीट ना किया जाए नोट के अंदर, इस चीज के लिए रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स बनाई जाती है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स, तो टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन एंड टू ऑब्विएट रिपीटेड रिकैपिचुलेशन, दीज थिंग्स। ठीक है, दिस विल बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड। जो भी अपडेटेड रनिंग समरी ऑफ फैक्ट होगी मस्ट बी अपडेटेड ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। दे विल बी फाइल्ड इन रनिंग समरी ऑफ जो फैक्ट्स है, यहाँ पे हम रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी आपको, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में। और इससे स्पीडी डिस्पोजल होगा केस का। ये सब कीवर्ड्स हैं और ये एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में से। ठीक है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए रनिंग समरी जो है वो हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है, इट में इंक्लूड द एडवाइस और व्यूज ऑफ अदर डिपार्टमेंट कंसल्टेड बट नॉट ओपिनियन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफिसर विद इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सब ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें नोट करके रखना कि भाई किसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तो सारी चीजें लिखी होगी तो सारी चीजें सही लगती हैं। तो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स क्यों लिखी जाती है, ठीक है, कहाँ पर रखी जाती है और किस चीज में हेल्प करती है, इसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। इंक्लूड क्या क्या होता है, एडवाइस, व्यूज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, अगर दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल कंसल्ट की गई है तो, बट इट डज नॉट इंक्लूड ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स, इस चीज को एक जगह पे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अब रनिंग समरी ऑफ फैक्ट जो होनी चाहिए वो अप टू डेट होनी चाहिए, पहली बात तो ये, और जब भी कुछ भी उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो उसको रिवाइज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस वर्जन ऑफ रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो वाली जो समरी है वो भी रखी रहेगी जो इससे पहले होगी। अब उसके अंदर अपडेट कर करके आप एक फ्रेश रनिंग समरी बना सकते हो, कुछ भी एक नया डेवलपमेंट होता है तो। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स है रनिंग समरी के बारे में ये सब बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। कई बार डिस्कशंस जो है वो ओरल ही होते हैं, वो डिस्कस नोट के ऊपर नहीं होते हैं। तो ओरल डिस्कशंस के केस के अंदर कैसे, ओरल डिस्कशंस पहली बात तो किस किस के बीच में हो सकते हैं, ओरल डिस्कशंस टू ऑफिसर्स सेम डिपार्टमेंट उनका भी हो सकता है, या फिर टू ऑफिसर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनका भी ओरल डिस्कशन टेलीफोनिक डिस्कशन हो सकता है।
तो चाहे जैसे मर्जी डिस्कशन हुआ हो, वो डिस्कशन को नोट पे भी लेकर आना होता है। तो डिस्कशन को नोट पर भी लेकर आना है। अब जो भी पॉइंट डिस्कस हुए, सपोज इन दोनों का डिस्कशन हुआ सेम डिपार्टमेंट के अंदर ही, और फिर जब नोट चला तो दे विल कंफर्म कि हाँ ये चीज़ डिस्कस हुई थी, क्योंकि ओरल डिस्कशन का और कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है। ओरल डिस्कशन को रिकॉर्ड कर दिया नोट के ऊपर, और जब नोट मूव हुआ तो वो जिस जिसके पास जाएगा, अगर उस पर्सन ने उस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर पार्ट लिया होगा तो दे विल कंफर्म इट ऑन द नोट। ठीक है। और ये कब जरूरी होता है, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। दिस इज पर्टिकुलरली डिजायरेबल वेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर एंड वेयर सम इंपॉर्टेंट डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी इन्वॉल्व्ड। देखो, अगर तो नॉर्मल एक्ट के थ्रू चल रहे हैं, नॉर्मल गाइडलाइन के थ्रू चल रहे हैं, तो डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो लॉजिकल सी बात है ना। डिस्कशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब किसी चीज से डेविएट करना है, किसी प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी से डेविएट करना है, या फिर कहीं पर कुछ एम्बिग्यूटी है कि क्लियर नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए, गाइडलाइन से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो तब डिस्कशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। या फिर वेयर 2 और मोर लेवल डिफर ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज। सिग्निफिकेंट इश्यूज पर अलग अलग ऑफिसर के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग देखने का तरीका हो सकता है, तो तब डिस्कशन की जरूरत पड़ती है, ताकि एक डिसीजन पर पहुंचा जा सके। ये हायर ऑफिसर है और ये अपने सबॉर्डिनेट को ओरल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हाउएवर एज पर द एमओपी जनरली जो इंस्ट्रक्शंस है वो राइटिंग में ही होने चाहिए, लेकिन अगर राइटिंग में इंस्ट्रक्शन देने का टाइम नहीं है तो वो ओरल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अब ओरल इंस्ट्रक्शन देके काम तो खत्म हो गया, लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर कि वो ओरल इंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने के बाद जब नोट पुटअप होता है या कुछ भी है तो वो उस चीज़ को कंफर्म करें। ठीक है। तो he or she should follow it up by the written confirmation at the earliest। जितनी जल्दी हो सके जो ओरल डायरेक्शंस थी उनको रिटर्न में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अब ये ऑफिसर है। जनरली तो भाई कोई केस आता है तो ही शुड परफॉर्म इन हिज बेस्ट जजमेंट, ही शुड एक्ट इन हिज बेस्ट जजमेंट। ठीक है। वैसे तो इनको अपने अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए जो डीलिंग ऑफिसर है। डीलिंग ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर है, जिस भी लेवल पर फाइल है उस टाइम पर उनको अपनी बेस्ट जजमेंट से काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी के इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि भाई डीलिंग ऑफिसर को इन्होंने, इनके सेक्शन ऑफिसर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इनको काम करना है। ठीक है। तो जितना हो सके डीलिंग ऑफिसर का ये काम है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो राइटिंग मिले। तो डीलिंग ऑफिसर का ये काम हुआ, ही शैल ऑब्टेन द डायरेक्शंस इन राइटिंग, जितना भी प्रैक्टिकल है। बट अगर ऐसा लग रहा है कि भाई प्रैक्टिकेबल नहीं है इस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में लेना, तो एज सून एज पॉसिबल रिटन कन्फर्मेशन उनसे ले लिया जाए जब भी उनको टाइम मिले। ठीक है। और इसके बाद ये है कि अगर सपोज ये डीलिंग ऑफिसर है, ये सेक्शन ऑफिसर है एंड ये ब्रांच ऑफिसर यानी अंडर सेक्रेटरी है, ऐसा भी हो सकता है कि अंडर सेक्रेटरी ने डायरेक्टली डीलिंग ऑफिसर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो डीलिंग ऑफिसर इमीडिएटली अपने इमीडिएट सुपीरियर को वो जरूर बताए। ठीक। ही शैल ब्रिंग सच इंस्ट्रक्शन टू द नोटिस ऑफ हिज और हर इमीडिएट सुपीरियर एट द अर्लीस्ट। अब है कि मिनिस्टर की तरफ से अगर ओरल ऑर्डर्स आ रहे हैं, पहली चीज तो यही कि ओरल ऑर्डर आते ही उसको राइटिंग में कंफर्म करवाना है इमीडिएटली। स्टिल दो तरीके के केस बनते हैं कि इन ऑफिसर को, ये कोई ऑफिसर है और इनको मिनिस्टर से कोई ऑर्डर मिला है। अब वो ऑर्डर जो है वो एज पर द रूल्स है, और दूसरा जो ओरल ऑर्डर है वो एज पर द रूल्स नहीं है। तो अगर तो वो ऑर्डर जो इंस्ट्रक्शंस हैं एज पर द रूल है, ठीक है, इट इज करेक्ट एज पर द रूल, तो द ऑफिसर विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी के इंटीमेशन पे जाएगा। सेक्रेटरी को इंटीमेट करेंगे कि भाई मिनिस्टर से ये ऑर्डर आया है एंड दिस इज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन अगर वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो भी सेक्रेटरी के नोटिस में लेकर आना है और सेक्रेटरी से क्लियर ऑर्डर्स लेने हैं। सिर्फ इंटीमेट नहीं करना है, सीक क्लियर ऑर्डर्स कि भाई अब करना क्या है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन बताया गया है वो तो एज पर रूल नहीं है। ठीक है। तो सेक्रेटरी विल डिसाइड, सेक्रेटरी विल गिव क्लियर ऑर्डर्स अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन। इसको यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो। ऑर्डर्स आर इन अकॉर्डेंस तो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेक्रेटरी, ऑर्डर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस तो सीक क्लियर ऑर्डर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी। ठीक है। और रेयर और अर्जेंट केसेस के अंदर अगर मिनिस्टर
सिक हैं या टूर पर हैं या कुछ भी इस तरीके की कुछ अर्जेंसी है, तो मिनिस्टर जो है वो अपना अप्रूवल टेलीफोन पे अगर दे सकते हैं। अगर उन्होंने अपना अप्रूवल टेलीफोन पर दिया है तो उसको राइटिंग में कौन करेगा? उसको राइटिंग में प्राइवेट सेक्रेटरी करेगा उनका। और जैसे ही वो रीज्वाइन करते हैं सिक लीव के बाद या फिर टूर के बाद, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइल पर भी उनसे कंफर्मेशन ले लिया जाएगा। अब है कंफर्मेशन ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शंस। इस चीज को हम 3 बार पढ़ चुके हैं कि भाई अगर ओरल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो उसको कंफर्म करना है राइटिंग में। ऑफिसर कंफर्म करे, और अगर मिनिस्टर की बात है तो उनका पर्सनल स्टाफ कंफर्म करे या उसको एक्नॉलेज करे। ठीक है, सीनियर ऑफिसर्स है तो उनका पर्सनल स्टाफ करे। ये तो हम पढ़ चुके। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। अब है कि क्या नोट को मॉडिफाई किया जा सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, अंडर नो सर्कमस्टेंस ना तो नोट पेस्ट होगा, यानी नोट के ऊपर कोई दूसरा नोट पेस्ट होगा, ना ही नोट फाइल से रिमूव होगा, ना ही नोट रिप्लेस होगा, और ना ही वो मॉडिफाई होगा। ठीक है, ये चारों ही चीजें अलाउड नहीं है। दीज 4 थिंग्स आर नॉट परमिटेड। ऐसा हो सकता है कि भाई सपोज इस तरीके से नोट जो है वो अलग अलग ऑफिसर के पास गया, डीलिंग ऑफिसर के पास, एसओ के पास, यूएस के पास, और सपोज टीएस या डायरेक्टर लेवल के जो डिविजनल हेड थे उन्होंने डिसीजन ले लिया नोट के ऊपर। फिर बाद में पता चला कि नोट के ऊपर जो एक्ट था, जो भी हमने रूल कोट किया था, उसको तो गलत इंटरप्रेट कर लिया गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट को मॉडिफाई कर दो, नोट को उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर डिसीजन का रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि सही इंटरप्रिटेशन के साथ उसको देखना पड़ेगा आप केस को। तो वी हैव टू रिव्यू द डिसीजन नाउ। तो अगर डिसीजन को रिव्यू करना पड़ जाए तो इफ रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का कंसल्टेशन ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का कंसल्टेशन कैसे लोगे? जिस लेवल पर पिछला डिसीजन हुआ था उससे एक अबव लेवल के ऑफिसर के अप्रूवल से। यानी कि डीएस डायरेक्टर पे ये डिसीजन हुआ था, जो डिसीजन लग रहा है कि गलत है, और उस डिसीजन को रिव्यू करना है। तो डिसीजन को रिव्यू करना है तो उनसे एक लेवल अप पे जाके रिव्यू होगा आपको, तो विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर हायर देन। ठीक है, और क्यों उसको रिवाइज किया गया, क्यों मॉडिफाई किया गया, क्या इंटरप्रिटेशन गलत था, या फिर किस जो भी रीजन था उसको चेंज करने का, वो फाइल पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आ जाते हैं फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग। नोटिंग जो होनी चाहिए वो ऑप्टिमल लेवल पर होनी चाहिए। फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग से पता चलता है कि भाई किस टाइप का नोट किस केस के अंदर बनेगा। अब है कि फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग के हिसाब से कितने टाइप के केसेस हो सकते हैं? तो 5 टाइप के केसेस हो सकते हैं। तो कितने टाइप के केसेस? 5 टाइप्स ऑफ केसेस। इसके बाद 5 केसेस याद होने चाहिए कि इसमें किस तरीके की नोटिंग होती है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। एफिमेरल केस, जिसमें कोई नोटिंग नहीं होती। कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग के अंदर 2-4 लाइन की नोटिंग हो सकती है। रेपिटेटिव केस है तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस है तो स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड नोट, वही प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर उसके ऊपर एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और पॉलिसी या प्लानिंग केस, डिटेल्ड नोट इसमें भी बनेगा, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब एक सब्जेक्टिव टाइप का केस बनेगा, उसके एस्पेक्ट्स, उसके इम्प्लीकेशंस, आउटकम, व्हाटएवर। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले है एफिमेरल केस। कौन से केसेस को नो नोटिंग केस कहा जाता है? एफिमेरल केस को। ठीक है, इस तरीके के केसेस को कहाँ रखते हैं? फाइल ओ बंडल में, ओ या फिर 0 बंडल कह सकते हैं उसको। और ये जो बंडल है इसको एवरी ईयर 31 दिसंबर तक, दिसंबर तक नहीं, दिसंबर को, एवरी ईयर 31 दिसंबर को इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि नोट शीट आई है, उसके ऊपर कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसके नीचे लिख के ही इसको वापस कर दिया, तो ये भी नो नोटिंग केस हुआ। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक पेपर भी इकट्ठा नहीं हुआ। तो जो ये नो नोटिंग केसेस होते हैं जिनके अंदर फाइल नहीं पुटअप करनी पड़ती, उन सबको एक बंडल में रख के और उस बंडल को 31 दिसंबर को डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग। यानी कि आपने कुछ भेजा था इंफॉर्मेशन के लिए, अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, इन्फो सॉर्ट, इन्फो रिसीव्ड, और आपने वो इन्फो जो है वो आगे पास ऑन कर दी।
ठीक है, इन्फोसेंट। तो ये हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग का केस। तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आगे तो भेजनी है बस, तो बेसिकली एक बस फॉरवर्ड करना है। तो 4 लाइन का नोट लिख के भी उस चीज को फॉरवर्ड किया जा सकता है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, तो लेट अस सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, बात खत्म। तो इसलिए कोई डिटेल नोटिंग नहीं होती इस तरीके की केसेस के अंदर, 3 से 4 सेंटेंस के एक पैराग्राफ की नोटिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ रूटीन या रेपिटेटिव केस, जैसे कि लीव सैंक्शनिंग, मोटर कार एडवांस, पेंशन केस, रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड, गिविंग परमिशन टू यूज एम्बलम या लोगो, या फिर विजिलेंस क्लियरेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर की स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट डेवलप की जा सकती है। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट कैसी होती है, सबको पता है कि उसके अंदर चेकलिस्ट हो सकती है कंटेनिंग पैरामीटर्स और पॉइंट्स, और अगेंस्ट द चेकलिस्ट वेरिएबल्स हो सकते हैं कि भाई अगर सपोज लीव का केस है, सैंक्शनिंग लीव का केस है, तो आप नेम ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन, पे लेवल, ईएल के अंदर कितनी बच रही हैं, इस तरीके की कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट मेंटेन कर सकते हो जिसके अंदर राइट साइड में वेरिएबल्स रहेगा और लेफ्ट साइड जो है वो आपकी सेम रहेगी। तो इस तरीके की स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। क्वेश्चन में आ सकता है कि किस तरीके के केसेस के अंदर एसपीएस यूज किए जा सकते हैं, तो रिलीज ऑफ ग्रांट्स इन एड, पेंशन केसेस, और जितने भी मैंने अभी बताए। ठीक है, ये एक बार जरूर रीड कर लेना कि एमओपी के अंदर कितने केसेस इस तरीके से लिखे हुए हैं जिनके लिए एसपीएस यूज किया जा सकता है। तो एसपीएस के केसेस के अंदर क्या होगा, नो कन्वेंशनल नोट विल बी रिकॉर्डेड इन सच केसेस। तो यानी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट जो होगी उसके अंदर जब आप वेरिएबल भर दोगे तो वो अपने आप में एक नोट है, उसके बाद अलग से एक नोट पुटअप करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट पुटअप करी है। ठीक, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को डेवलप कौन करेगा, इट विल बी डेवलप्ड बाय सेक्शन ऑफिसर डीलिंग ऑफिसर की हेल्प से, और मैं ये भी बता दूं इट विल बी अप्रूव्ड बाय ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, डेवलप्ड बाय सेक्शन ऑफिसर, अप्रूव्ड बाय ब्रांच ऑफिसर। या फिर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नोट के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों आई है, क्या कोई प्रेसिडेंट है, सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशन के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, डी ही बेस्ट सॉल्यूशन क्यों है, जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किससे कंसल्ट किया जाए, कैसे कंसल्ट किया जाए, और इस केस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग केस के नोट के अंदर कवर हो जानी चाहिए। नोट शुड बी कंसाइज एंड नोट शुड बी टू द पॉइंट। इसके अंदर से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस तरीके का, मतलब आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन से टाइप की नोटिंग होनी चाहिए, कि कंसाइज नोट है, टू द पॉइंट नोट है, और अगर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नोट के अंदर कवर हो रहे हैं तो वो किस तरीके का केस होगा, तो वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग केस। पॉलिसी प्लानिंग के बहुत ज़्यादा केस नहीं होते हैं, और जनरली पॉलिसी प्लानिंग के केस जो है वो हायर लेवल पर ही डील किए जाते हैं। अब पॉलिसी प्लानिंग केस जो होते हैं उसके अंदर किस तरीके का नोट बनता है, तो पहली चीज़ थॉरो एग्जामिनेशन होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग होगी, और वो नोटिंग जो होगी वो सिस्टमेटिक होगी। चाहे नोट जो होगा वो बहुत लंबा होगा लेकिन इट शुड बी सिस्टमेटिक। ठीक है, थॉरो एग्जामिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग, सिस्टमेटिक नोट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिसी प्लानिंग केस के नोट की। और उस नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी कि प्रॉब्लम कैसे अराइज हो गई, उसके क्रिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालो, और वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी फाइल पर हो सकती है,
किसी सेक्शन के दूसरे पेपर्स के अंदर हो सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो भाई इकट्ठा करो, इट शुड बी कलेक्टेड, नोट बनाने से पहले इट शुड बी कलेक्टेड। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद रेलेवेंट रूल्स और रेलेवेंट रेगुलेशन और पॉलिसी ढूंढोगे, उन रूल्स को इंटरप्रेट करोगे प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए। फिर प्रेसिडेंट ढूंढना है। प्रेसिडेंट सपोज आपको मिल गया, लेकिन वो प्रेसिडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्रेजेंट केस चल रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेसिडेंट मिला है, तो किस रेस्पेक्ट में वो डिफरेंट है ये चीज बताओगे, उसको एग्जामिनेशन करोगे। उसके बाद है उसका क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि भाई पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या कहीं और से व्यू लेने की जरूरत है, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। और मोडेलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, और अथॉरिटी कौन है टू टेक अ डिसीजन, ये सब क्रिटिकल एनालिसिस होगा। और फिर होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन लिखा होगा और उसके अंदर क्लियरली लिखा होगा कि भाई किसका ये डिसीजन है, ऑन विच द डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी इज सॉट, शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड, कि कमेटी के पास जाएगा, किसी बोर्ड के पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा, जिस मर्जी के पास, तो ये चीज उसके ऊपर क्लियरली लिखी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग या पॉलिसी नोट का स्ट्रक्चर एक समराइज्ड मैनर में, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। कि सबसे ऊपर फाइल नंबर लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर प्रॉब्लम क्या है वो लिखोगे, उसके एक्ट रूल रेगुलेशन, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद एनालिसिस या सीक्वेंस, उसके बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, रिसोर्सेज वगैरह, फिर एक रीजन कंक्लूजन बताओगे। उसके बाद और ऑप्शंस बता सकते हो कि एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम कोर्स ए चूज करें या बी चूज करें। इसके बाद बताओगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, और फिर फाइनली डॉकेटिंग और रेफरेंसिंग करके सिग्नेचर करके आपका नोट जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशली नोट लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डेविएशन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर केस आपका था कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग का, तो उसके ऊपर नाम ही लिख दिया कि भाई यही केस है, तो इसमें तो 4 लाइन की ही नोटिंग होनी है, तो 4 से 10 लाइन नहीं हो सकती। तो फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग का ये मतलब नहीं है कि ईच ऑफ द केस इज अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। करंट स्टेटस के हिसाब से टाइप ऑफ केस जो है वो चेंज हो सकता है। कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग केस के अंदर हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी इन्फो आ जाए जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग केस बन गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पेशली नोट लिखा हुआ है कि फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग डज नॉट मीन दैट ईच ऑफ द केस इज वाटर टाइट कंपार्टमेंट। फाइन, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। अगली वीडियो में करेंगे चैप्टर 8। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।